अब्बा ने इन पुप्पो को क्यों रखा हुआ है? ये घर है या सराय खाना? इसकी आपने नाजिया जैसी लड़की से शादी कर दी। निहायत ही बदतमीज और चालाक लड़की है। अपनी भाभी को देखा कैसी नौकरों वाली जिंदगी गुजार रही है वो। हर वक्त कोसती रहती है तुम लोगों को। आप जानते हैं कि आप ये किस पेपर पर साइन करने वाले थे? ये पेपर इस घर से हम सबकी बेदखली के थे। जब अपना हक मांगने से ना मिले ना तो छीनना पड़ता है। तूने कत्ल किया है उसका। हर वक्त तू लड़ता रहता है। आपके ससुर को आखिरी फोन कॉल भी अमार नहीं की। भाई क्या फैसला दिया कोर्ट ने? जी क्या अमार को बाइज्जत बरी करने का फैसला कर दिया? दिखाई ना जी भाई। भाई आपने बहुत अच्छी खबर दी है। आप ऐसा कहने बस घर आ जाए, आज का खाना हम साथ ही खाएंगे। जी ठीक है भाई। ना मेरी जान, मैं कहती थी ना, देखो अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। बैठो। बहुत खुश हूँ ना। मुबारक हो, तुम्हारी दुआएं कबूल हुई हैं। मुश्किल की इस घड़ी में तुमने बहुत हौसले से काम किया है। वाकई मुश्किल वक्त तो था। खैर तो क्या, अपने भी यही कहते थे कि अम्मार ने अपने बाप का कत्ल किया है प्रॉपर्टी की लालच में, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो बेगुनाह है, और देखा वो बेगुनाह साबित हो गए। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो ऐसा लग रहा पुरानी नादिया लौट कर आ गई है, वरना शादी के बाद तो तुमने मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। जैसे मुस्कुराती यार, जो ख्वाब मैं अपनी आंखों में लेके इस घर में आई थी वो तो इस घर की दहलीज पे चढ़ने से पहले ही चकनाचूर हो गए। लोग कहते थे मेरे ससुर के पास बहुत पैसा है, लेकिन लोग ये बताना भूल गए थे कि जिस आदमी से मेरी शादी हो रही है वो जाहिल है, ना ही उसके पास कोई नौकरी है। लोग कहते थे सास नहीं है, नन नहीं है, ऐश करोगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि इस घर में जो औरत है वो मेरा जीना हराम कर देगी। अम्मार, अम्मार, वाह वाह, तुम यहाँ आराम से कबूतरों को ताना दे रहे हो, वहाँ तुम्हारी फुप्पो ने मेरा जीना हराम कर दिया। अरे मुझे समझ में ये नहीं आता तुम्हारे अब्बा ने इन फुप्पो को क्यों रखा हुआ है? उनको तो रखा है, साथ साथ उनके निकम्मे बेटों को, अरे उनको क्यों रखा है? ये घर है या सराय खाना? पागलों जैसी बातें मत करो। अब्बा मुझे और तुम्हें तो घर से निकाल सकते हैं, मगर उन्हें कभी घर से नहीं निकालेंगे। तो कहने को वो उनकी छोटी बहन है, मगर अब तो देखो ना वो बेवा भी हो गई, और फिर बचपन से उन्हें बहुत चाहते हैं वो, तो इसलिए बच्चों जैसी बातें मत करो, समझ गई ना? तो वो मुझे क्यों ताने देती हैं? मेरे साथ तो ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे वो मेरी सास हैं। तुमसे शादी से पहले लोग मुझे कहते थे ना सास है ना नंद है, राज करोगी राज। मुझे क्या पता था ये सांप नुमा फुप्पो है तुम्हारी इस घर में। आहिस्ता बात करो, क्या कर रहे हो? कोई सुन लेगा भाई। सुनता है ना तो सुने, मैं किसी से नहीं डरती। देखो जब तक तुम नौकरी नहीं करते ना, मेरी इसी तरह बेइज्जती होती रहेगी इस घर में। तो क्या करूं, काम करता रहा हूँ, रात दिन काम कर रहा हूँ, ओवर टाइम भी लगाता हूँ। क्या चाहती हो? तुम्हारी इस 2 टके की नौकरी से कुछ नहीं होने वाला। तुम ऐसा करो ना, अब्बा से बोलो वो नाज़माबाद वाली दुकान तुम्हारे नाम कर दे, फिर तो मजा ही आ जाएगा। पागलों वाली बातें करना बंद करो। मैं अकेला उम्मीदवार नहीं हूँ उस दुकान का, मुझसे ज्यादा और भी किसी की नजर है उस पर, समझ गई ना? जाओ काम करो अपना। हाँ हाँ, मैं तो अपना काम करूंगी, तुम भी अपना काम करो। ये कबूतरों को बाजरा दो और आखिर में तुम यही खाना, मैं नहीं खाऊंगी, छोड़ दूंगी तुम्हें मैं। इतना टटर करती है यार ये औरत। भाई अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे आप? अरे वालेकुम सलाम। वो दुकान का किराया लेकर आया था मैं, ये प्लीज गिन लें आप। अरे बेटा तुम पर भरोसा है, एतबार है तुम पर। अच्छा वो 3 हट्टी वाली दुकान का क्या हुआ? गुड्डू मैकेनिक पर 3 महीने का किराया चढ़ चुका है। अरे मामू बहुत ही ढीठ आदमी है वो, किराया देने को तैयार ही नहीं है। करूँगा उसका कुछ ना कुछ, मैं परेशान करके रख दी है कसम से। हाँ बेटा बड़ा अड़ियल टाइप का है वो। कुछ तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। अरे खड़े खड़े तबीयत पूछेगा, पैर दबा मामू पे बैठ। अरे नहीं बेटा रहने दो। ये पानी दम किया हुआ है, पिए आप। अरे अम्मी वो मामू की दवाएं तो लाना ही भूल गया मैं
मैं जाता हूँ, वो दवाएं ले आऊँगा। क्या कहती हैं आप? एक बड़ा समझदार बच्चा है ये। कहता था मैं जुलेखा से कि जुबैदा से सीखो वो अपने बेटे की तरबियत किस तरह कर रही है। मगर इस जिद्दी औरत ने कभी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, वो दवाई भी लेता हुआ आऊँगा मामू के आते हुए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। याद से लाना, भूलना नहीं। जी। माशाल्लाह। अरे भाई बस अब जाने वालों को क्या कोसना। दरअसल आपके दोनों बेटों में एहसास जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है, और ऊपर से वो अम्मार, उसकी आपने नाजिया जैसी लड़की से शादी कर दी। निहायत ही बदतमीज और चालाक लड़की है। अरे उसने कुछ कहा तुम्हें? बुलाता हूं मैं इसे। अरे है, मुझे क्या कहेगी वो? रोजाना खाने में नमक तेज कर देती है। मैंने आज उससे गलती से ये बात कह दी तो इतना गुस्सा हुई है कि चीख पुकार शुरू कर दी उसने। ये सारा कसूर अम्मार का है। भाई ठीक है, अगर कोई कामकाज नहीं है, तुम्हारे पास कोई धंधा नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी बीवी को तो लगाम दो। अरे मैं कहती हूँ वो कुछ ना करे, कम से कम आपकी खिदमत तो कर सकती है ना। और फिर वो आपका छोटा बेटा अनवर, वो तो घर के हर काम से गाफिल है। अरे आपको अस्पताल ले जाना, बिल जमा कराना, ये सब कौन करता है? आपका भांजा फवाद ही तो करता है ना। और मैं तो कहती हूँ कि ये किराएदारों की रोज रोज की चिक चिक से बेहतर है 2 दुकानें हैं आपकी। अरे कारोबार शुरू कर लें अपना। हाँ, सोचता तो मैं भी, जुबैदा सहज इजाजत नहीं देती है। तो भाई आपको क्या जरूरत है? अरे फवाद है ना। मेरा मतलब है फवाद, अम्मार, अनवार, अरे तीनों मिलके दुकान को संभाल लेंगे, कारोबार भी चलेगा। क्यों? तौबा तौबा, अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से जो शराफत का लिबादा होकर दूसरों की पीठ पे छुरा भोंकती हैं। वैसे बड़े बूढ़े ना बिल्कुल ठीक कहते हैं। आज के दौर में औरत ही औरत की दुश्मन है, और मेरी दुश्मन तो वो सिर्फ फुप्पो नहीं थी, वो मेरी पड़ोसन फरिया, वो भी कुछ कम नहीं थी बहन। सामने तो ऐसे जाहिर करती थी कि जैसे मेरी बहुत हमदर्द है, पर वो सिर्फ अनवर के लिए आती थी, अनवर को अपने जाल में फंसाने के लिए। MBA? अनवर, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता यार फरिया, तुम सिर्फ मेरी हो, मोहब्बत करता हूँ तुमसे यार। लेकिन मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो। मुलाजमत में कुछ भी नहीं रखा है, कर रहा है ना तुम्हारा भाई मुलाजमत। अपनी भाभी को देखकर कैसे नौकरों वाली जिंदगी गुजार रही है वो, हर वक्त कोसती रहती है तुम लोगों को। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ, करूँ तो क्या करूँ मैं? भाई तुम्हारी अपनी दुकानें हैं, अपने अब्बा से कहो कोई कारोबार लगवा दें। वैसे मैंने सुना है कि लंडा के कारोबार में बहुत पैसा है, गोरों के कपड़ों में नेकलेस और डॉलर्स भी आते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? अब मैं लुंडा का कारोबार करूँगा, लोग क्या कहेंगे यार, जरा सोचो तो सही। तुम्हें तो लोगों की परवाह है ना, मेरी थोड़ी परवाह है तुम्हें। तो करते रहो उन्हीं की परवाह, मुझे नहीं करनी कोई तुमसे बात। अच्छा सुनो मेरी बात। ए यार, उस चालाक लड़की की हकीकत का तो बहुत बाद में पता चला मुझे, लेकिन वो फवाद, उसके मंसूबों से तो परचून वाला पहले ही आगाह कर चुका था मुझे। शक्ल से जितना मासूम लगता है, असल में उतना ही शातिर इंसान है वो। अच्छा मुझे आप ना बिस्किट्स दे दें, जूस और कुछ स्नैक्स भी दे दें। ला 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 ला। अच्छा आप इसको खाते हुए लिख लीजिएगा, ठीक है? जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे? सुना लड़के, कैसा है? क्या बात है फवाद भाई, बड़ा मुस्कुरा रहे हो। अबे जो दिल में रहती है उसे देख के गुनगुनाऊंगा, नहीं तो और क्या होगा। कौन? ये फरिया? इसका चक्कर तुम्हारे कजन अनवर से नहीं चल रहा? अबे ओ, चरिया तो नहीं हो गया? दिमाग ठीक है तेरा? फरिया सिर्फ फवाद की है, समझा? और ये अनवर कौन होता है? हाँ, शक्ल देखी है उसने अपनी? और इधर भाई को देख, तेरा भाई फिल्मी हीरो लगता है बिल्कुल। हीरो तो लगते हो फवाद भाई, पर हो कंगले। अनवर के पास प्रॉपर्टी है, कारोबार है, तुम्हारे पास क्या है? अबे ओ, वो सब भी मेरा ही है। मामू जान छिड़कते हैं मुझ पे। वो 3 हट्टी वाली दुकान है ना अपनी,
तेरे नाम करने वाले हैं, और तो और इन्वेस्टमेंट भी मामू करने वाले हैं। क्या वाकई? हाँ। मैं तो कहता हूँ परचून का कारोबार कर लो तुम। अबे ओ नहीं भाई नहीं, ये परचून का कारोबार ना तू ही चला सकता है, मैं नहीं, समझा? मैं कोई ऐसा कारोबार करूँगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लोहे का कारोबार, और सोच रहा हूँ स्पेयर पार्ट की दुकान खोल लूँ। अभी तो कहे थे लोहे का कारोबार करूँगा। अबे ओ दिमाग खाली है तेरा, क्या हो गया है? ये ऑटो स्पेयर पार्ट का काम लोहा ही तो है। सबसे पहले अपना कारोबार सेट करूँगा, उसके बाद उस चिड़िया को ना अपने पिंजरे में कैद करेगा फवाद। और अनवर ने शोर मचाया तो? वे वो बात सुन, फवाद के रास्ते में जो आता है ना उसे वो चोटी की तरह मसल देता है, समझा? अब दिमाग शार्ट नहीं कर, चाय बोल मेरे लिए। हाँ छोटे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। आओ यहाँ बेड पे आराम से बैठते हैं। तुम भी कहोगी मैंने अपनी कहानी सुना सुना के तुम्हें बोर कर दिया है ना? अरे नहीं नादिया, तुम्हारी कहानी सुन के तो लगता है जैसे हर कोई तुम्हारा ही दुश्मन बन गया था। वाकई ये लालच बहुत बुरी बला है। वैसे नादिया, ये तो बताओ कि तुम्हारे ससुर का कत्ल और ये अम्मार भाई की गिरफ्तारी, ये सब कैसे हुआ? सही कह रही हो, वाकई लालच बहुत बुरी बला है। पता है ना, इन सब में ना मेरी भी बहुत सारी गलतियां हैं। दरअसल लालच ने मेरे दिल में घर कर लिया था। फिर अम्मार ने मेरे बताए हुए रास्ते पे जब कदम उठाया तो उस कदम ने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। बहुत अच्छा मौका है, बुआ जुमेरात है, मजार गई है। अरे पकड़ो। क्या हुआ? नहीं घबराए हुए क्यों? खैरियत तो है? कुछ नहीं अब्बा, ये कुछ पेपर हैं, इस पे आपने साइन करने हैं। वो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ ना किस्तों पर, तो बतौर गारंटर आपके साइन चाहिए। गाड़ी खरीद रहे हो? किस्तें कहाँ से भरोगे? देखो मुझे किसी झंझट में मत डालना, मैं इस उम्र में किसी झंझट में नहीं पड़ूंगा। अरे अब्बा उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैंने डाउन पेमेंट का बंदोबस्त कर लिया है। वो जब मैं गाड़ी खरीदूंगा ना उसे मैं ऑनलाइन टैक्सी पे लगा दूंगा, बड़ा मुनाफा है उसमें। अरे बहू जी अब्बू, मेरा चश्मा लेकर आओ। जी लाई। खड़े क्यों, बैठ जाओ ना। अब्बा वो एजेंट बाहर खड़ा है और कल छुट्टी है, मैं चाह रहा हूँ फाइल आज ही साइन हो जाए तो पेपर प्रोसेस हो जाएंगे। बैठो ना। अब्बू वो आपका चश्मा तो कहीं भी नहीं मिल रहा। एक सेकंड, ये देखें अब्बा, बार बार ना एजेंट फोन कर रहा है। आप बस इस पर साइन कर, पहले डॉक्यूमेंट्स भर दिए, आपसे साइन करते हैं। अब्बू ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? अरे बेटा तुम्हारे भाई ने गाड़ी खरीदी है, अब बतौर गारंटर मुझसे कह रहा है कि साइन कर दो। तो आपने ये पेपर्स पढ़े? क्या पढ़ता बेटा, एक तो चश्मा नहीं मिल रहा और बाहर एजेंट खड़ा हुआ है, बार बार फ़ोन आ रहे हैं इसके पास, कह रहा है जल्दी है। बाहर कोई एजेंट नहीं खड़ा अब्बा, ये दिखाएं मुझे पेपर्स। आप जानते हैं कि आप ये किस पेपर पर साइन करने वाले थे? गाड़ी के है ना। ये पेपर इस घर से हम सबकी बेदखली के थे। ये मुख्तार नामा है। अगर आपने इन पेपर्स पर साइन कर दिए होते तो इस घर की मुख्तार कार ये औरत होती। ना बड़ा धोखा, अपने बाप से फ्रॉड करते हो, हैरानी है तुम्हें हैं? और हमें इस लालची औरत का गुलाम बनाना चाहता है, सारी उम्र की कमाई को हड़प करना चाहता है तू। तो क्या गलत किया हमने? जब अपना हक मांगने से ना मिले ना तो छीनना पड़ता है। कितने प्यार से आपको आपके बेटे ने कहा कि नाजमाबाद वाली दुकान हमारे नाम कर दें। अरे आपकी तो कान में जूं ही नहीं रिंगती। अपनी बहन को भी लिया है, साथ साथ उसके मनूस बेटे को भी। भाभी क्या हो गया आपको? मेरी बेवा मजलूम माँ को झगड़े में क्यों घसीट रही हैं आप? बस बस, ये अपने शराफत के ड्रामे ना ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे का ना असल चेहरा सामने आ चुका है मेरे। नागिन है तुम्हारी माँ, नागिन। बददार जो मेरी बहन के लिए एक लफ्ज भी कहा तुमने। अरे तुम्हारे माँ बाप
लालची और बदतहजीब थे, और तुम भी लालची और बदतमीज हो। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो, दबाओ दबाओ क्या निकालेंगे, हम रुक जाएंगे। चलिए बेइज्जत होने का बड़ा शौक था, हो गए तुम बेइज्जत। करवाएंगे, जाइए जाइए। उससे मैं घर छोड़ दिया, मैके चली गई। लेकिन बहुत जल्द ये एहसास हो गया है ना, जब माँ बाप मर जाए ना तो लड़की के लिए मैका मैका नहीं रहता। और साबिर भाई को तो हमारा आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अमार को अगले दिन उन्होंने साफ साफ कह दी ये बात। क्या हो गया भाई, अभी हमें आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और आप ऐसी बातें करने लगे। नाजिया, तुम जानती हो मैं दो टोक बात करने का आदी हूँ। मुझे तुम्हारे आने पर नहीं, लड़ झगड़ कर घर छोड़कर आने पर एतराज है। तुम दोनों यहाँ पर 2 दिन तो रह सकते हो, पर मुस्तकिल नहीं। साबिर भाई, आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप ऐसी बात करेंगे तो हम भला कहाँ जाएंगे, बताएं हमें। तुमसे तो तुम्हारे अपनों ने वफा नहीं की, मैं तो फिर गैर हूँ। जिस प्रॉपर्टी की लालच में तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो ना, बेहतर होगा कि तुम लोग वापस चले जाओ अपने घर। ये नहीं हो कोई उस पर गैर कब्जा कर ले। चलो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। बेहतर होगा मेरे वापस आने से पहले तुम वापस अपने माँ बाप के घर लौट जाओ। अल्लाह हाफिज। अमार गुस्से में चले गए, मैं घर के कामों में लग गई और कुछ देर बाद टीवी पर खबर सुनाई दी कि किसी ने अब्बू को कत्ल कर दिया। और नाजवान के इलाके जे ब्लॉक में नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने एक बुजुर्ग शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त साजिद के नाम से हुई है। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खबर सुनते ही मेरे हाथ पांव फूल गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। और फिर खबर मिली कि पुलिस ने अम्मार को अपने बाप साजिद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक ये कत्ल प्रॉपर्टी के लिए किया गया था। तो मुकदमा किसकी मदय्यत में दर्ज हुआ? मकतूल के छोटे बेटे अनवर की मदय्यत में दर्ज हुआ है। उसी ने अपने बड़े भाई को नामजद किया। तो ये मुल्जिम क्या कत्ल करके मफरूर हो गया था? कहाँ से पकड़ा इसको? हम तफ्तीश के लिए घर गए थे, इत्तेफाक से वो भी वहीं आ गया, हमने वहीं गिरफ्तार कर लिया। अरे वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं घर से बाहर चली गई। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। अल्लाह, कहाँ जाऊँ? हौसला रखे। कैसे हौसला रखूं? मेरे भाई के दुश्मन तो आगे पीछे मंडलाते रहते थे। मेरे भाई की जान ले ली इन लोगों ने। अल्लाह, अल्लाह मुझे भी बुला ले। मोटरसाइकिल सवार ने ना तो उनका पर्स छीना है और ना ही मोबाइल। मुझे तो ये डकैती की वारदात नहीं लगती, ये तो दुश्मनी का मामला लगता है। दुश्मनी? इंस्पेक्टर साहब, उनकी किसी से क्या दुश्मनी है? वो तो सीधे साधे और शरीफ इंसान थे। उन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। उनका दुश्मन कौन होगा? अच्छा, उनको आखिरी बार किसने देखा था? जी, मैंने देखा। मैं जब एक जॉब इंटरव्यू से आया तो मैंने देखा कि अप्पू बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रहे थे कि अम्मार भाई की कॉल थी और भाई भी उनसे बात करना चाह रहे थे। ये तुम्हारे अम्मार भाई कहाँ रहते? इसी घर में रहते हैं। मगर जब कल उन्होंने भाभी के साथ मिलकर इस घर के मुख्तार नामे पर धोखे से दस्तखत करवाने की कोशिश की तो अब्बू ने धक्के मार के उनको घर से बाहर निकाल दिया था। और आखिरी मोबाइल कॉल सीधा था मेरा भाई। घर से बाहर जाते वक्त क्या क्या कहते कि कहाँ जा रहे हैं वो? बस यही कहकर गए थे कि बाहर जा रहा हूँ, दवाई लेने, जल्द लौट आऊंगा। दवाई? इंस्पेक्टर साहब, उनकी दवाइयाँ तो मैं लेकर आता हूँ। पर्ची दिखा तो सारे काम तो यही करता था। ये पर्ची है मेरे पास, ये लीजिए। तो फिर वो यूं घर से बाहर निकल कर क्यों गए थे? कोरोना की वजह से तो उन्होंने घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया था। हो सकता है कातिल ने किसी तरीके से बाहर बुलाया और धोखे से कत्ल कर दिया। अगर ये पुलिस से क्यों और अब्बा कहाँ है? उन्होंने बुलाया था मुझे। क्यों और कहाँ है, कैसे, ये हम बताएंगे तेरे को। सच सच बता, अपने बाप को क्यों कत्ल किया तूने? क्या बागा कत्ल हो गया? ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? एक बेटा बाप का कत्ल कैसे कर सकता है? अनवर बताओ यार तुम मुझे। बस ये कहानी बहुत पुरानी हो गई है, हमने बहुत वाकयात ऐसे देखे। इसे गिरफ्तार कर लो, ये लॉकअप में जाके सच बताएगा। गिरफ्तार करो उसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप बताए ना, मैंने कत्ल नहीं किया अब्बा का।
तूने कत्ल किया है उसका। अनवर तूने सारा दिन मेरे भाई को। इंस्पेक्टर साहब इसी ने कत्ल किया है। लेके चलो इसको। किसी दस्तावेज पर साइन करवा रहे थे इंस्पेक्टर साहब। इन्होंने मेरे बाप की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की थी इस शख्स ने। लेकर जाए इसको। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। तो अब तक की तफ्तीश से मुलजिम के खिलाफ क्या शवाहिद मिले? मकतूल से होने वाला झगड़ा और जायदाद से आग होने के खदशे के पेश नजर इस तमाम शवाहिद अम्मार ही किस्म इशारा करते। और मैडम मकतूल के सेलफोन पर आखिरी फ़ोन कॉल अम्मार ही की थी। इसके बाद वो घर से बाहर निकल गया था। और यही नहीं, वारदात वाले रोज़ मुलजिम की लोकेशन भी उसी एरिए की थी। तो क्या मुलजिम से आला कत्ल बरामद हो गया है? मैडम कत्ल जो है ना 9mm पिस्टल से किया गया, 2 फायर किए गए। आले कत्ल बरामद नहीं हुआ है। अब बहुत जल्द आले कत्ल बरामद कर लेंगे, मुलजिम सब कुछ उगल देगा इंशाल्लाह। मैं तो तंग आ गई थी। एक तरफ अम्मार पे मुकदमे चल रहे थे और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी के मसलों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया था। चलो हम किचन में चलते हैं, बातें तो करते ही रहेंगे। मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना लो, अम्मार को बहुत पसंद है। आ जाओ। ले बेटा, ये पानी पी ले। दम किया हुआ पानी है ये। तुम्हारे अब्बा को खुसूसी तौर पे दम करके मैं यही पानी दिया करती थी। क्यों? आखिर क्यों किया भाई ने ऐसा? अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। दौलत है ऐसी दौलत पर जो खून सफेद कर दे। बेटा, ये दौलत बहुत बुरी चीज है। अच्छे अच्छों के खून सफेद हो जाते हैं। अल्लाह बख्शे, तुम्हारी माँ भी बड़ी लालची औरत थी। यही लालच तो अम्मार को विरासत में मिली है। और फिर वो उसकी बीवी नाजिया, तौबा तौबा, इतनी चालाक, लालची और बदतमीज लड़की है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसी ने उकसाया होगा। और मुझे तो लगता है कि अगला शिकार तू ही है। मैं? मुझे मार के क्या मिलेगा उन्हें? जिस दरख्त का फल खाना था वो तो उन्होंने काट दिया। तो नाजिया यही तो समझती है। अरे उस दरख्त का हर फल अब तेरा है। ये दुकानें, ये कारोबार, ये मकान सब तुझे ही संभालना है बेटा। और तू ये ना समझ कि तू अकेला है। अब फवाद है ना तेरे साथ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए इस प्रॉपर्टी में से, मुझे कुछ हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये मनहूस है बिल्कुल, ये मनहूस नहीं चाहिए मुझे। अच्छा बेटा, हौसले से काम ले। अब देख, इतना रो मत। अल्लाह सब अच्छा करेगा। पानी पी ले बेटा। सबको इस बात का यकीन था ये कत्ल अम्मार ने किया है, क्योंकि सारे सबूत जा ही उनकी तरफ रहते। और उस आखिरी फोन कॉल की वजह से यकीन करो मेरा भी एतमाद ना डगमगा सा गया था। लेकिन जब अम्मार ने लॉकअप में मुझे सारी बात बताई तो मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई। और अपने वकील से उन्होंने ये बात इसलिए शेयर नहीं की थी क्योंकि उनको यकीन नहीं था। और जाहिर है ऐसी सिचुएशन में कौन यकीन करेगा। वो चाहते थे कि आमना मैडम से मैं खुद ही सारी बात करूं। मोहतरमा देखिए, आप शायद वाकई में अपने शोहर को बेगुनाह समझती हो, लेकिन पुलिस की नज़र में वो मुल्जिम है और पुलिस को यकीन है कि बहुत जल्दी अमार अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर देगा। लेकिन मैडम, जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं है वो उसका इतराफ़ कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये तो आपका मौक़िफ़ है ना, लेकिन पुलिस के पास तो बहुत से शवाहिद हैं अमार के खिलाफ। आपके ससुर को आखिरी फ़ोन कॉल भी अमार ने की थी। फिर वो घर से बाहर निकला है, जाए वक़्वा पर उसकी मौजूदगी भी जाहिर होती है। और पुलिस को तो ये यकीन है कि वो फ़ोन कॉल अमार ने इसलिए की थी ताकि वो अपने वालिद साहब को कहीं बाहर बुलवाए और बाहर बुलवा कर उनका कत्ल किया।
देखिए, मैंने ये सारी असलियत बताने के लिए आपको फोन किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने कत्ल बिल्कुल नहीं किया। हाँ, उन्होंने अब्बू को फोन जरूर किया था, लेकिन कत्ल की नियत से नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। पहले फोन भी इसीलिए किया है आपको अब्बा। मैं लालच में आ गया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मुझे माफ कर दे। तुमने हरकत ऐसी की है, तुम्हें माफ करना बड़ा मुश्किल है। अब्बा, मुश्किल है मगर नामुमकिन तो नहीं है। अब्बा, मैं बहुत परेशान था, लालच में आ गया था। ऊपर से वो नाजिया और फुप्पो का झगड़ा, मैं बहक गया था थोड़ी देर के लिए। अब्बा मुझे माफ कर दे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप सब कुछ अनवर को दे दे, बस मुझे माफी दे दे, मुझे घर आने की इजाजत दे दे। अब्बा, आपको अम्मी का वास्ता। तुम रोना धोना बंद करो। अरे बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा है, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है और मेरे बाद तुम सबके ही काम आएगा। तुम मुझे कहते तो सही, मैं खुशी खुशी मकान, ये दुकान, ये प्रॉपर्टी सब तुम्हारे नाम कर देता। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। और हाँ, जुबैदा कह रही थी कि सारा कारोबार बच्चे संभाल लेंगे, तो ये सब कुछ ठीक है ना। आ जाओ बहू को लेकर। माफ किया मैंने तुम्हें। अब्बा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी घर आ रहा हूँ आपके पास। मैडम, बस यही उस फोन कॉल की हकीकत है। इसी वजह से अम्मार वहाँ गए। आप प्लीज मेरी बात पे यकीन करें, मैं एक सच कह रही हूँ। देखिए, पुलिस अभी तक तफ्तीश कर रही है और अगर आपके शौहर वाकई में बेगुनाह हैं तो उनकी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत तो फिर सामने आ ही जाएगा। बहरहाल आप हौसला रखिए, देखिए आगे क्या होता है। शायद मेरे अल्फाज, मेरी सच्चाई उनके दिल पर असर कर गई। उन्होंने मुझसे कोई वादा तो नहीं किया, मगर अपने तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी। इधर ये सूरत हाल थी और उधर उस खूनी प्रॉपर्टी ने रिश्तों में दरारें डालना शुरू कर दी। क्या अब्बू ने घर का 50% हिस्सा आपके नाम कर दिया था? नहीं, मैं नहीं मान सकता। बकवास कर रहे हैं आप लोग। वाह, तुम्हारे कहने से सच झूठ में बदल जाएगा क्या? कागजात सारे मेरे पास हैं। अरे, जिस शख्स ने अपने सगे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, खुद कत्ल हो गया, वो अपने घर का 50% हिस्सा आपके नाम कर कैसे सकता है? ये पेपर देखो, प्रॉपर्टी तो वो अम्मी के नाम कर चुके हैं और इस पर उनके दस्तखत भी हैं। फाड़ने का कोई फायदा नहीं है, कॉपी है। नहीं, कानून की नजर में इन पेपर की कोई हैसियत नहीं है और अच्छी तरह जानता हूँ तुम माँ बेटों ने किस तरह धोखे से ये साइन करवाए होंगे। अरे, शक्ल से ही लालची लगते हो तुम लोग। अच्छा, हम बहुत बड़े चीटर हैं। अरे, तूने वो कहावत तो सुनी है ना, फूफी भतीजा एक जात। तू हमसे बड़ा चीटर है और अब तू भी उसी कातिल की जबान बोल रहा है। देख रहा है? अरे, तेरी तो एक एक असलियत जान गई हूँ। सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ गया है तू। अरे, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ये मेरा घर है। निकलो यहाँ से, दोनों माँ बेटे के अभी चलते हो। तुम्हारा मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। निकलो। जितना ये घर तुम्हारा है उतना हमारा भी है, समझ में आई? हम कहीं नहीं जाने वाले और अब ये फैसला ना अदालत में जाके होगा, समझे तुम? हमी, ऊपर चलो, खाना खाते हैं। है ऊपर क्यों जाऊँ खाना खाने? यहीं खाना खाएंगे। इसको निकाल घर से, चल निकाल हमारे घर से। देख लूंगा, बताऊंगा मैं। यार, देख लूंगा, चल खाना मंगा। दिमाग खराब करके रखा है। कानून को नहीं मानता। यार, ना काफी देर नहीं हो गई, अभी तक नहीं आए। मेरा दिल बैठा जा रहा है यार। अरे, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो लोग आ जाएंगे। अच्छा, ये तो बताओ कि जब सारे सबूत अम्मार भाई के खिलाफ थे तो फिर उनकी रिहाई कैसे हो गई? वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहजनी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी।
भी मेरी आयो साहब से बात हुई है वही रवायती तफ्तीश, अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। कह रहे थे कि जी मुलजिम से हम आला कत्ल भी बरामद कर लेंगे, उसका भी कुछ नहीं बना। ना अभी तक उसने एतराफ़ किया है जुर्म का, ना कोई चश्मदीद गवाह है। और जिन लोगों ने वारदात के बाद एक मोटरसाइकिल सवार को वहाँ से भागते हुए देखा था, किसी ने उस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट तक नोट नहीं की। नंबर प्लेट तो नोट नहीं हुई, मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा था तो उस वारदात में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई है वो अम्मार की बाइक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब या तो ये है कि अगर अम्मार ने वारदात की है तो उसने अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं की। एक पॉसिबिलिटी अब ये भी हो सकती है कि ये वारदात सिरे से अम्मार ने की ही ना हो। मेरी अम्मार की बीवी नाजिया से भी बात हुई थी, अब उसकी बातें सुनकर भी मुझे इस बात पर शक हो रहा है कि शायद अम्मार इस वारदात में मुलविस नहीं है। मैडम अगर अम्मार ने वारदात नहीं की है तो फिर ये वारदात कौन कर सकता है? और आपको नाजिया की बात पे इतना यकीन कैसे? नाजिया से भी बात करने के बाद एक शक सा उभर रहा है, क्योंकि मकतूल के मरने से बहुत से लोग हैं जिनको फ़ायदा हो सकता था। अब उसमें मकतूल के दोनों बेटे भी शामिल हैं, मकतूल की बहन भी है, मकतूल का भांजा भी है, और पुलिस ने इन तमाम लोगों को शक की नज़र से देखा ही नहीं है। बल्कि और तो और मरने वाले के इन करीबी रिश्तेदारों के अलावा जो उसके किराएदार थे उनके साथ भी पैसों का लेन देन था, और ऐसे मामलात में भी दुश्मनी पैदा हो सकती है। उन किराएदारों को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। मेरा ख्याल में आप आयो साहब से कहें कि नए सिरे से तफ्तीश करें और मकतूल के करीबी रिश्तेदारों, उसके किराएदारों के फ़ोन नंबर के रिकॉर्ड्स निकलवाएं, फ़ोन लोकेशंस चेक करें और इनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स भी ज़रा चेक कीजिए। मैं बात करता हूँ। फिर इस तरह उमार पे शक कम होता चला गया। और अनवर और फवाद, इनका क्या हुआ? इनका कैसी हो? कभी हमसे भी बात कर लिया करो यार। अरे जा कहाँ आ रही हो? बात तो सुनो मेरी। दुपट्टा छोड़ो मेरा। ये वैसे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था मैंने। और बात सुनो, वो अनवर ना तुम्हारे साथ सूट नहीं करता। तुम्हारे साथ कोई हैंडसम लड़का होना चाहिए, बिल्कुल मुझ जैसा। बहुत पैसा आने वाला है मेरे पास, खुश रखूंगा तुम्हें। अच्छा, कितना पैसा आने वाला है तुम्हारे पास? तेरी हिम्मत कैसे हो इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की? ये तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अबे हाथ उठाता है। अरे लाओ प्याज मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, आहिस्ता आहिस्ता सारी कड़ियाँ मिलती रही और हकीकत फिर सबके सामने आ गई। हकीकत सामने आ ही गई। बिलाखिर पुलिस तुम्हारे वालिद के कातिल तक पहुंच ही गई। कातिल? मगर मामू को तो अमार ने कत्ल किया है। नहीं, अमार ने कत्ल नहीं किया। तो फिर किसने किया मेरे बाप का कत्ल? बताए मेरे बाप का कातिल कौन है? तुमने। उस रोज अनवर का सेलफोन ना सिर्फ जाए बकुआ पर एक्टिव था, बल्कि उसने जो पुलिस को इब्तदाई बयान दिया था उससे तो जाहिर होता है कि उसे बखूबी इल्म था कि साजिद उस रोज घर से निकलकर कहाँ गया है। हाँ मैडम, क्योंकि अनवर के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, तो जब पुलिस तफ्तीश हुई तो किसी का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। लेकिन जब मोहल्ले में छानबीन की गई तो वहाँ से पता लगा कि ये कभी कभार अपने एक दोस्त से मोटरसाइकिल लेता था, और उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। उसके दोस्त ने इस बात की तस्दीक की है। अनवर के गिर्द दायरा तंग हो रहा है। इसकी और फरिया की मैसेजेस की ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ो तो पता चलता है कि फरिया को ना सिर्फ इस वारदात का इल्म था, बल्कि अनवर ने आला कत्ल भी फरिया के जरिए कहीं ठिकाने लगवाए। ये तुम जरा ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ो। तुमने जो राज मुझे सौंपा था उसे मैंने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब प्रॉपर्टी की फिक्र करो। बिल्कुल। और इससे कत्ल का मारिक वाज़े, प्रॉपर्टी। बिल्कुल। मेरा ख्याल में आयो साहब से ये ट्रांसक्रिप्ट शेयर करो, कॉल करो जरा उन्हें। सबूत हमारे पास पूरे हैं, अब जवाब दो। तो बताए मैं और क्या करता? क्या करता मैं? मेरे मुस्तकबिल का दारो मदार तो सारा उन दुकानों पर था जो उन्होंने फवाद और अम्मार को देने का मुकम्मल फैसला कर लिया था। अगर वो ऐसा कर गुजरते तो मेरा क्या होता? मेरी शादी कौन करवाता? और यह सही कहती थी कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं है, वो कोई परवाह नहीं है मेरी।
बेशरम, बेशरम, जिस थाली में तूने खाया उसी में छेद कर दिया। अरे तेरा दिल नहीं कांपा आस्तीन के सांप। तुझे जरा भी शर्म गैरत नहीं आई? अपने इतने अच्छे, इतने नेक दिल बाप को तूने मार दिया सिर्फ इस दौलत के लिए। मेरा भाई मुझसे छीन लिया, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वरना वो मान लेते मेरी बात, कर देते वो प्रॉपर्टी मेरे नाम, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उल्टा मुझे बुरा भला कहने लगी। मेरे जहन में एक मंसूबा है। मैंने उन्हें अम्मार भाई से बात करते हुए सुन लिया। मैंने सोचा अगर मैं उन्हें अभी कत्ल कर दूं तो सारा का सारा इल्जाम अम्मार भाई पर आएगा। अम्मार भाई पर आएगा। और वो पिस्टल कहाँ से आई तुम्हारे पास? किसके नाम थी वो पिस्टल मेरे एक दोस्त की थी, जो गैर लाइसेंस याफ्ता पिस्टल थी। मेरे दोस्त ने बैरून मुल्क जाते हुए वो पिस्टल मेरे पास रखवा दी थी। मैंने भी उसी वक्त सोच लिया था इसी पिस्टल से अपने बाप का कत्ल करूंगा। और कत्ल करने के बाद वो पिस्टल मैंने फरिया को दे दी, जो कि उसने मलिन नदी में ले जाकर फेंक दी थी। लालच और झूठी मोहब्बत ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुमने एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने बाप को ही मार दिया। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, चलो इसको थाने। चले। तुझे कभी माफ नहीं करेगी, ले जा इसको यहाँ से। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और मुल्जिम के इतराफ जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि साजिद बिलगरामी का कत्ल उसके बड़े बेटे अम्मार ने नहीं बल्कि छोटे बेटे अनवर ने किया है। लिहाजा यह अदालत अम्मार को कत्ल के इस केस से बाइज्जत बरी करती है और मुल्जिम अनवर को रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। और साथ ही पुलिस को हिदायत की जाती है कि फरिया को मुल्जिम अनवर की मावनत करने के जुर्म में गिरफ्तार करके उसके खिलाफ चालान तैयार किया जाए और आइंदा समात पे अदालत में पेश किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। लगता है ये आ गए। मार, या अल्लाह तेरा शुक्र है आप आ गए। वो भाई नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ गया? वो सालू भाई आ रहे हैं, मिठाई लेके आ रहे हैं जरा। अच्छा, आए, ये मेरी दोस्त है ना, आए अंदर। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।